डॉक्टर साहिबा, ये जो गुफ्तो शुनीद हुई और जिसके बाद दो फरीक जो थे वो वापस चले गए और अब एक बयानात का सिलसिला जारी है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बयानात हैं, दूसरी तरफ से तहम्मुल मिजाजी के ज़रिए जवाब दिया जा रहा है। इसका आउटकम आने वाले दिनों के अंदर कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है या फिर आपको आबनाए हरमुज़ में जो हलचल हो रही है वो एक बड़े तसादुम में तब्दील होती दिखाई दे रही है? जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, अगर हम एक फ़रीक का सेंटिमेंट चेक करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तरफ तहम्मुल मिज़ाजी दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ जाहिरियत है, तो उनका तो तकरीबन यही इंदिया लगता है कि वो चाहते हैं कि खित्ते में जंग छिड़ जाए और एक दफ़ा फिर वो अपनी जो है ईगो को भी सैटिस्फाई करें, अपना चेस्ट थंपिंग भी करें। और उनको जिस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा कि इस चीज़ में सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि ना सिर्फ उनकी हार है, बल्कि उस हार के नतीजे में वो दुनिया को एक बहुत डेंजरस नहज पे लेके आ रहे हैं, बहुत ख़तरनाक नहज पे ला रहे हैं। और साथ-साथ जो आलमी सतह पर फ्यूल की कॉस्ट है, एनर्जी क्राइसिस जो है, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरा फ़रीक है ईरान, जो कि सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि बार-बार नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को तैयार हुआ है, बावजूद इसके कि इन 40 दिनों की वॉर में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, मटेरियल, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रेशियस ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, लीडरान के, आम लोगों के और सारी चीज़ें मिला के। बट इस चीज़ का अमेरिका को एहसास नहीं हो रहा और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी जो तस्फिया कराने की कोशिश की थी, तो हमेशा जब मीडिएशन, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ेल हुई है, क्योंकि मीडिएशन सिर्फ 12 घंटे की कॉन्वर्सेशन में कंप्लीट नहीं होती। इट इज़ अ प्रोसेस। ये सिर्फ आगाज़ हुआ है और अभी 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है, ये उसका चौथा दिन चल रहा है या 5वां दिन चल रहा है। तो अगर हम इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे कि इस वॉर मॉन्गरिंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले अमेरिका को खुद फ़ायदा नहीं है, तो ये वाक़ई ही खित्ते को एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे ले आएगी, बल्कि दुनिया को एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे ले आएगी। हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल प्रोलिफरेशन दोनों के जो है कॉन्टेक्स्ट में। और अगर अमेरिका इस बात को थोड़ा-सा समझता है कि ये चेस्ट थंपिंग का और अपने आप को द माइट इज़ राइट प्रूव करने वाली बात नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सोबरिंग रियलिटी। और अगर एक दफ़ा ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है, तो इस दफ़ा अमेरिका को उस तरह के इत्तेहादी और इल्हाकी ममालिक नहीं मिलेंगे, जो अमेरिका की बिहाफ़ पे पिछली जंगें यानी लड़ते रहे हैं। अब की बार तो ये अगर फिर नुकसान से जो है इसका वो आगाज होता झेल है तो सकता अभी जो है। नुकसान हुआ है इसका दायराकार बहुत ज़्यादा फैलेगा। डॉक्टर साहिबा, जो बात एजाजुल हक साहब कर रहे हैं, किस हद तक आप इसकी तायीद करेंगी? और दूसरा ये कि एक तरफ ईरान की, जिस तरह एजाज साहब ने बात की कि कैलकुलेटेड लोग थे, पूरा हिसाब किताब लगा के आए थे, यूं लगता था जैसे मजलिस खुबरगान ने बाकायदा तौर पर मुशावरत करने के बाद कोई ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ना तो कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट है, 2-4 शख्सियात हैं जिनकी तरफ से किया गया फैसला है या वो वापस चीज लेके गए हैं, ना तो वो कांग्रेस में अब आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस होती दिखाई देती है। तो फिर ये कैलकुलेशन में बुनियादी फर्क क्या दिखाई देता है दोनों तरफ? जी, देखिए, बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री विद इजाज़ साहब। पर इसमें एक चीज़ हमें अमेरिका की क्लैरिटी लेनी चाहिए और वो ये है कि वेयर ही इज़ सो राइट कि इसमें एक मशावरत का सिलसिला नहीं था। बट इस सारी जंग की एफर्ट में भी कोई मशावरत नहीं हुई किसी जो प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो सिलेक्टेड फ्यू हैं, जिसमें उनके दामाद हुए या जो इंटरेस्ट लॉबीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें गन लॉबी हो गई, जिसमें आर्मामेंट लॉबी हो गई, गन लॉबी अलग है, आर्मामेंट लॉबी हो गई, जिसमें इनके जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, ये 4-5 जो इनके चीदा-चीदा लोग हैं, इसके अलावा तो वो किसी की सुनते भी नहीं हैं, एंड दे बिकम एन इको चेंबर फॉर हिम। So he has a complete disregard for his institutions, for any of the legislative process, और उनका ये एक तरीका है कि वो इन सारी चीज़ों को रेडिक्यूल करके, ट्रैश करके
आगे बढ़ते हैं। पहले भी उन्होंने ये किया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही पार्लियामान पे अपने ही लोगों पे गोली चलाना शुरू कर दी थी। सो दिस इज़ द टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली जो कि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ख़ासतौर पे इन साहब के होते हुए। और फिर इस चीज़ को लेके जो उनके बाकी दोस्त थे, दोस्त ममालिक थे, इत्तेहादी थे, इल्हाकी थे, जिनके बारे में उन्होंने जिस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू की है, तो अगर उनके साथ किसी ने साथ देना भी था किसी भी वजह से, तो उनको भी उन्होंने आइसोलेट कर दिया है। सो अमेरिका का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो यही थी जो यहाँ आई हुई थी, जो कि इसी बॉडी ने ईरान पे पहले भी हमलों का ब्लूप्रिंट जैसा तैसा भी ब्लूप्रिंट तैयार किया कराया, और यही सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दे वर द वंस। सो अब आप इसको कहें कि ये प्लान्ड आए थे, आप इसको कहें कि अनप्लान्ड आए थे, रिहर्स थे कि नहीं थे, बट जहाँ इरानियंस एक और लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके हर बात को नपा-तुला करके आए, वहाँ अमेरिका की जो टीम थी वो भी बहुत तैयारी से आई थी कि बस हमने यही कहना है और हमने किसी चीज़ पे एग्री नहीं करना। ठीक है, तो आप फिर और ख़ास तौर पे जब आप थर्ड पार्टी मीडिएशन में पढ़ते हैं, तो उस थर्ड पार्टी मीडिएशन का एक बहुत बड़ा सिलसिला होता है जो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जो कि विज़िबल डिप्लोमेसी के फ़ेज़ से पहले चलती है, जहाँ थर्ड पार्टी दोनों ममालिक को या दोनों फ़रीक़ैन को इंडिविजुअल बेसिस पे बातें कन्वे करती है। वो कहते हैं कि ठीक है, हम विलिंग हैं टेबल पे आने को। तो अगर अमेरिका ने टेबल पे आके यही कहना था, तो इसका क्या फ़ायदा यानी था? इतने हजार किलोमीटर का सफर था जो था वो क्यों किया गया और इतनी बड़ी तादाद के अंदर डेलीगेशन क्यों लेके आए? तो एक तरफ हमें इस दफा मेरे ख्याल में अमेरिका इस क्रिटिसिज्म को फॉरगो करना चाहता था कि पिछली दफा जो ओमान ने नेगोशिएशन की थी वो हाफ पे अमेरिका ने छोड़ दी थी। उन्होंने कहा चलें जी, इस दफा हम फुल वे थर्ड पार्टी मीडिएशन के एक एफर्ट में आते हैं और फिर वहां से भाग जाएंगे। तो इस तरह आप अमन की बात नहीं कर सकते।